बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, क्या हाल चाल। लेकिन आप पिछला लेक्चर जहाँ पे आपने ख़त्म किया वहीं से इसको आगे शुरू करते। हम कर रहे थे जनाब IS 41 में पास्ट पेपर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। IS 41 एग्रीकल्चर, जहाँ पे हमने कहा जनाब बायोलॉजिकल एसेट्स हैं एग्रीकल्चरल से रिलेटेड। बायोलॉजिकल एसेट्स मीन्स द लिविंग एनिमल और प्लांट, और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारे पास इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का रूल ये है कि फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, और जो मूवमेंट आएगी उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट करना है, और जो चेंज आएगा उसको हमने प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज, साइज चेंज जो है उससे आपने रिलेट करना है। बहरहाल हम क्वेश्चन कर रहे थे मार्च 2020 का, मार्च 2020, और इसमें हमने जर्नल बनाना था। वी वर प्रिपेयरिंग जर्नल बनाना था, और स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि रॉकी रोड है लिमिटेड, ईयर एंड है हमारे पास, दैट इज दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019, दैट इज एन ईयर एंड। और सबसे पहले जनाब हमारे पास जो ट्रांजैक्शन थी, द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कि जनाब आपने अकाउंटिंग ये शुरू होता है और 2000 काउज ऑन 1 जनवरी 2009, ठीक। तो कंपनी के पास जनाब 2000 गायें हैं 1 जनवरी 2019 को, और हमने पास करनी जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री हमने 1 मई 2019 को हमने पास की। 1 मई 1 मई 2019, और उस दिन क्या हुआ कि कंपनी ने फर्दर काउज परचेज कर ली और 750 काउज उसने बाय की, जिसमें उनकी फेयर वैल्यू जो है वो है 56,000। एक काउ की फेयर वैल्यू जो है वो 56,000 है। और इसके अलावा उसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि जनाब एक कि 70% पेमेंट आपने कर दी है, 30% जो है वो आपने बाद में करेंगे लेटर ऑन, ठीक। On 1 May 19, RRL Limited purchased 750 cows at fair value of rupees 56,000 per cows. Further rupees 2 million were incurred on transport the cows to the farm. इसके अलावा जनाब उसने हमें ये बताया कि 1 मई के बाद 1 अगस्त को कैटल फीड बाय की, और वो फॉरेन करेंसी में उसकी पेमेंट है $1,50,000। तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शन थी। 70% पेमेंट आपने कर दी, 5% कस्टम ड्यूटी भी दी इसके ऊपर। और फीड इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू द काउज एंड कीप देम हेल्थी, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस, यानी कि मिल्क की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। एट ईयर एंड 30% ऑफ द अमाउंट इज पेएबल, whereas 40% of the food is unused। तो जो आपने फूड मंगाया वो 60% कंज्यूम हो गया, बाकी 40% बचा है, 30% अभी देने वाला है, आपने अभी पेमेंट करनी है। फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यूज पर काउ इज अवेलेबल। ले जनाब कि काउज की डिफरेंट फेयर वैल्यूज है। 1 जनवरी को 50,000 थी, 1 मई को 56,000, 31 दिसंबर 61,000, एवरेज फॉर द ईयर इज 57,000। कहता जी ऑक्शनरीज चार्ज अ 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम द सेलर। सेलर से वो बाय चार्ज करता है कमीशन 2%, एंड देयर इज ए गवर्नमेंट लेवाई ऑफ 3% एट द टाइम ऑफ परचेज एंड 4% एट द टाइम ऑफ सेल पे है 3% और परचेज पे है नहीं, परचेज पे है 3% एंड 4% एट द टाइम ऑफ द सेल ऑन फेयर वैल्यू। और इसके अलावा एक्सचेंज रेट गिवन है। तो आपसे पूछा गया जनाब इस क्वेश्चन के अंदर कि आप जर्नल एंट्री पास करते, ठीक। तो हमने कहा जनाब स्टोरी कुछ ऐसे है कि हमने काउज बाय की, यानी कि पहली एंट्री हम बनाते हैं 1 मई 2019। हमने कहा जी बायोलॉजिकल एसेट जो है, यानी कि काउज आपने परचेज कर ली।
अब इसकी इनिशियल मेजरमेंट किस पे, बायोलॉजिकल एसिड की, तो हमने कहा जी इट शुड बी मेजर्ड एट as per the standard the biological acid should be initially measured at fair value minus cost to sell। तो ये जनाब हमारे पास रिक्वायरमेंट है IS 41 की। तो इसकी फेयर वैल्यू जो है वो है 56,000, यानी कि अगर आप एक काव खरीद रहे हैं और उस दिन जिस दिन यकम मई को उसकी फेयर वैल्यू है 56,000, तो आपने जो काउस खरीदी नंबर 1, ठीक, कितनी थी, तो हमने कहा जी 750 काउस मल्टीप्लाई बाय 56,000 रुपीस पर काउ फेयर वैल्यू। तो हमारे पास रुपीस इन मिलियन जो है अगर हम ले लें इन मिलियन, तो हमारे पास कितने रुपीस इन मिलियन आ गए, तो ये हमारे पास काउ है, ये आ गया जी 42 मिलियन। इट वाज 42 मिलियन, दैट वाज 42 मिलियन। फिर हमने माइनस कॉस्ट टू सेल, so माइनस कॉस्ट टू सेल। अब इसमें उसने हमें क्वेश्चन बताया कि जनाब इसमें एक तो कमीशन है ऑक्शनरी की और दूसरा गवर्नमेंट लवाया। जब आप परचेज करते हैं तो तीन जो गवर्नमेंट लवाया है वो 3% है और जब सेल करते हैं तो 4% है, ठीक। तो इनिशियल मेजरमेंट जो है हमें क्या कहा जी, माइनस कॉस्ट टू सेल में कमीशन, ठीक, एक कमीशन है, कॉस्ट टू सेल और गवर्नमेंट लिवाए। तो इसमें गवर्नमेंट लिवाए दो तरह से है, तो हम यहाँ पर कौन सी ले गए, जो सेल पे है 4% और कमीशन 2%, देयर इज 2% कमीशन एंड गवर्नमेंट लिवाए 4%, तो टोटल 6% हो गया। जब आप 42 का 2% लेते हैं तो ये आता है जी 0.84 मिलियन, सो जस्ट डिडक्टेड 0.84 मिलियन। और जब आप गवर्नमेंट लिवाए 42 मिलियन का 4% ले लें तो ये आ जाता है जनाब कोई 1.68 मिलियन। So that is the initial measurement of the cows. 42 minus 0.84 minus 1.68, ये आता है 39.48। इसका मतलब है बायोलॉजिकल एसिड जो है वो कितने पे मेजर होंगे, 39.48। तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट विथ 39.48, 39.48। इसके बाद जब हमने पेमेंट की तो टू बैंक या कैश, कितने की पेमेंट हुई जनाब, तो अब कह रहे हैं जो पेमेंट हुई उसमें कुछ इस तरह से है, हमने जो काउस के लिए पेमेंट की है, ठीक, ऑन 1 मई को जो कैश पेमेंट की, ठीक, तो उसके लिए जनाब सबसे पहले तो आपके पास क्या है जनाब, काउस का कैश, ठीक, कितनी पेमेंट मेड, ठीक, यकम मई को जो पेमेंट की हमने, एक तो काउस है 750 इंटू 56,000, तो ये तो वही बन गया, दैट इज 42 मिलियन गाय दे रही। और इस वक्त नेचुरली कमीशन तो अभी आपको नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि कमीशन जो है वो सेलर से है, परचेजर से ऑक्शनरी कमीशन नहीं लेता, ठीक। तो लेकिन जब आप गाय परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट लिवाए है तो कैश पेमेंट पे गवर्नमेंट लिवाए आएगी, बट आपकी दफ़ा 3%, इट्स जस्ट अ 3%। तो 42 का आप 3% ले लें तो ये आता है 1.26। और इसके अलावा आपने जो पैसे ट्रांसपोर्टेशन है जिस पे आपके पैसे आए वो स्ट्रेट अवे 2 मिलियन, इन सब को ऐड कर दें तो 42 प्लस 1 प्लस 1.26 प्लस 2, तो ये बन गया 45.26 मिलियन की पेमेंट है। तो यहाँ पे हम टू कैश या बैंक जो है वो 45.26 से क्रेडिट कर दें। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है इट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट और लॉस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या जी, 45.26 माइनस 39.48, तो ये बन जाता है जनाब कोई 5.78। तो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो गया जी 5.78 विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
इसके बाद जनाब हमारे पास ट्रांजैक्शन है यकम अगस्त। तो यकम अगस्त को आपने क्या किया जी, यकम अगस्त को हमने फीड बाय कर ली। तो फीड जब बाय किया, हमारे पास जो फीड है कैटल फीड, तो कैटल फीड आपने बाय की ठीक। अब आपने इसकी पेमेंट करनी है स्टर्लिंग में। 70% आपने उसी वक्त पे कर दी ठीक। 70% जो है वो आपने उसी वक्त जो है वो पे कर दिया। तो 70% ऑफ टोटल है 1,50,000 ठीक। अगर मैं यहां पे लिखूं टू बैंक पेमेंट जो हुई नंबर 1, 70% ऑफ 1,50,000, $1,50,000 जो है वो आपने फीड बाय की इनटू 0.7, ये आ गया 70% इनटू एक्सचेंज रेट, और वो एक्सचेंज रेट है यकम अगस्त का 164, सो ₹164। तो एक तो ये आ गया आपके पास। अगर आप इसको देखें तो ये टोटल बन जाता है 164 के साथ। अगर आप इसको देखें तो ये बन जाएगा जनाब कोई 17.22, 17.22, 17.22 आपने ये पे कर दिया। दूसरी आपने पेमेंट की है गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी, और कस्टम ड्यूटी जो है फीड के ऊपर कितनी है, फीड पे कस्टम ड्यूटी कितनी 5%, द 5% इज द कस्टम ड्यूटी। तो ऑफ द इनवाइस वैल्यू इनवाइस वैल्यू कितनी है 1,50,000 इनटू रुपीस, अगर आप रुपीस में कर लें 164 इनटू 0.05, 5% आपने कस्टम ड्यूटी दे दी है, और 5% कस्टम ड्यूटी बनती है जनाब, अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये बनती है 1.23, 1.23 इज द कस्टम ड्यूटी, ये भी आपने पेमेंट की। तो बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लें, 17.22 जमा 1.23। That is 18.45, 18.45 से बैंक अकाउंट क्रेडिट, और ये 70% आपने इनवाइस अमाउंट का दे दिया, 5% आपने कस्टम ड्यूटी दी, बाकी जो है 30% आपके पेएबल्स हैं। तो यहाँ पे लिख लें जनाब टू पेएबल्स। तो पेएबल्स कितने के $1,50,000 इंटू 0.3, और उस दिन का स्पॉट रेट है इंटू 164। तो इसको अगर आप ट्रांसलेट कर लें तो ये बन जाता है जनाब कोई 7.38, 7.38। तो 18.45 और 7.38 को प्लस कर ले तो ये हमारी फूड इन्वेंट्री, दैट इज द फूड इन्वेंट्री, प्लस 7.38, so 25.83, so 25.83 is the cattle feed account, 25.83। ले जना, ये आपने पहली ट्रांजैक्शन में काउस बाय कर ली और दूसरी ट्रांजैक्शन में आपने कैटल फीड ले ली। अब आ गया जी हमारे पास ईयर एंड। सो व्हेन वी रीच एट द ईयर एंड तो हमें बताया गया जनाब के 60% ऑफ द फीड जो है वो आपने कंज्यूम कर ली, 60% ऑफ द फीड हैज बीन कंज्यूम्ड, ठीक हो गया। और 40% यानी कि उसे लिखा है 40% फीड जो है वो आपके बच गई है, और यानी कि 60% क्यों कंज्यूम हो गई, और पेएबल जो है वो अभी तक वैसे के वैसे ही है, वो भी आपने पे करने हैं ईयर एंड पे 30%। तो चूंकि IAS 21 में ये डील हो रहा है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है, तो हमें पता है जनाब इसको हम रीट्रांसलेट, एक इसकी रीट्रांसलेशन है और एक इसकी 60% की कंजम्पशन है, और बाकी जो है वो हमारे पास इन्वेंट्री, ठीक। तो ईयर एंड पे हमारी जो पहली एंट्री बनेगी 31 दिसंबर 2019। तो सबसे पहले आप जनाब इस पेएबल को रीट्रांसलेट कर लें। पेएबल कितना है 1,50,000, ठीक। जब हम इसको देखते हैं रीट्रांसलेशन ऑफ पेएबल, तो जब आप रीट्रांसलेट करेंगे एट द ईयर एंड
तो हम देखते हैं जनाब कि हमारे जो पेबल्स थे वो थे जनाब $1,50,000 इंटू 0.3, तो ये आ जाता है जनाब कोई $45,000। ठीक हो गया जी। इंटू ईयर एंड रेट 45,000 और 31 दिसंबर का रेट है 152। जब आप इसको 152 पे ट्रांसलेट करते हैं तो ये आ जाएगा जनाब कोई 152 इंटू रुपीज 152। तो 45,000 पे जब हम इसको रीट्रांसलेट करते हैं 45,000 इंटू 152, ये आएगा जी 6.84 मिलियन। 6.84 मिलियन। और हमारे पास जो हमने प्रीवियसली रिकग्नाइज किए थे वो थे 7.38, तो अब क्या आ रहे हैं 6.84। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लायबिलिटी कम हो गई, तो हम एंट्री क्या करेंगे, पेबल्स डेबिट, पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो दैट इज एन एक्सचेंज गेन, दैट इज एन एक्सचेंज गेन। और कितने का आ गया, दोनों का डिफरेंशियल ले लें 7.38 और 6.84। 7.38 माइनस 6.84, तो हमारे पास आ गया 0.54 मिलियन। तो 0.54 मिलियन का एक्सचेंज गेन। तो पहली एंट्री आ गई आपकी 31 दिसंबर की, रीट्रांसलेशन ऑफ द पेबल, और 31 दिसंबर 2019 को जो इसके बाद एंट्री होगी वो है कंजम्पशन ऑफ दिस फीड। और कंजम्पशन ऑफ दिस फीड जो है उस जगह जो 40% जो है वो बच गई है जी, 40% जो है वो बच गई है, बाकी जो है वो कंज्यूम है। तो जो कंज्यूम हो गई है उसको चार्ज कर दें, जैसे अभी हमने कैटल फीड था तो कंजम्पशन हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दें, एक्सपेंस बना दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैटल फीड। ठीक हो गया जनाब, कितने परसेंट, 60%। तो 25.83 इंटू 0.6, 40% बच गई, इसका 60% ले लें, कंजम्पशन आ जाएगी, तो जो कंजम्पशन हो गया वो एक्सपेंस हो गई। सो 25.83 into 0.6, so that is 15.498 is charged to the profit and loss because it has been consumed. इसके अलावा तीसरी एंट्री जो आएगी 31 दिसंबर को, वो क्या आ जाएगी जनाब, that is going to be the remeasurement of biological asset at the year end। जब आप इसको रीमेयर करेंगे बायोलॉजिकल एसेट को at the year end, तो बायोलॉजिकल एसेट्स एट ईयर एंड। ठीक हो गया जी। अब जब क्वेश्चन शुरू हुआ तो आपके पास उसने बताया कि कंपनी के पास 2000 काउस का स्टॉक है, तो 2000 काउ की भी फेयर वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया, 2000 काउस एट द स्टार्ट कितनी वैल्यू बनती, तो हम कहते हैं इट इज गोइंग टू बी एट द स्टार्ट, साल जब शुरू हुआ तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है जी, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। तो अकाउंटिंग ईयर जब शुरू हुआ 1 जनवरी 2019 को, तो काउ की फेयर वैल्यू थी 50,000 है जी, और टोटल काउस थी हमारे पास 20,000। तो 20,000 इंटू रुपीज 50,000। ठीक हो गया जी, मिलियंस में आ गया। अब हमें पता है कि जनाब कॉस्ट टू सेल कितनी है इसकी, 2% कमीशन है, 4% गवर्नमेंट लगाए, इसका मतलब 6% इसमें से निकल जाएगा। तो 2% या 4% लेके माइनस कर लें, या जो भी फिगर आती है इसको 0.94 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 100 माइनस 6%, इसका 94% ले लें। तो जब हम इसका 94% लेंगे तो 20,000 इंटू 50,000,
ये आ गया जनाब हमारे पास कोई टोटल 94 मिलियन, इट इज 94 मिलियन, 94 मिलियन काउस की वैल्यू आ गई एट द स्टार्ट। ठीक, इसके बाद जनाब हमने ड्यूरिंग द ईयर फर्दर काउस परचेज की, एंड दिस इज, ये हमने रिकग्नाइज की, इसकी इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे की 39.48। सो एडिशन आ गए जनाब हमारे पास ये कम में को। सो एडिशंस जैसे हम नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं, फर्दर काउज आपने परचेज कर ली तो कितने की बाय कर ली हमने, इसकी इनिशियल मेजरमेंट की 39.48। तो ये हमारे हर्ड की वैल्यू है, 94 मिलियन की 2000 काउ प्लस फर्दर 750 काउज जो है वो हमने परचेज की। ठीक हो गया। अब जनाब आपके पास जो टोटल स्टोरी है वो ये है कि एट द ईयर एंड आपके पास कितनी काउज है, तो हमने कहा जी एट द ईयर एंड हमारे पास जो काउज हैं 2000 साल के शुरू में थी, सॉरी 20,000 आर एट द स्टार्ट, 2000 काउज प्लस 750 का हमारे पास एडिशन है, तो टोटल काउज हमारी बन जाती है 2750, 2750 टोटल काउज है हमारे पास। और ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू है 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को इसकी फेयर वैल्यू है 61,000। तो मल्टीप्लाई विद रुपीज 61,000। ठीक हो गया जनाब, इसको मल्टीप्लाई कर दें बिल्कुल इसी तरह 0.94 के साथ। तो अगर हम इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लें 2750 इंटू 61,000 तो आ गया जनाब 167.75। ठीक, सो 167.75, इसका 0.94 ले लें तो ये आएगा 157.685 मिलियन। सो ये आपके हर्ट की वैल्यू है एट द ईयर एंड 157.685। तो इसको देख लें जी फर्क कितना आ रहा है, ओपनिंग था 94 प्लस 39.48, ये बनता है 133.48। इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो ये बनता है 133.48 और 157 का फर्क कितना जी, तो डिफरेंस आता है जी 24.204। तो 24.205 या 5 इज द गेन। ये कितना चला जाएगा, 24.205 का गेन है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में। दिस इज इन द प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज द गेन फॉर द ईयर 24.205। और इसकी आप एंट्री कर लें जनाब, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, कितना आ गया जी 24.205, 24.205 लेना। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। 21 की मिक्सिंग के साथ हमने रीट्रांसलेशन ऑफ पेबल्स भी कर लिया, उसके ऊपर जो गेन था वो भी हमने ले लिया। ठीक हो गया, कैटल की कंजम्पशन, फीड की जो कंजम्पशन थी वो भी ले ली, और ईयर एंड पे जो बायोलॉजिकल एसेट में गेन है वो भी आएंगे। ये 3 एंट्रीज थी, इसके अलावा ये 2 एंट्रीज। सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। अगर आप इसको करें दोबारा से फिर एक दफ़ा तो आपका काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इस स्टैंडर्ड की बड़ी क्लियर हो जाती हैं। पूरा सवाल है इसके ऊपर। इसके बाद जनाब 2021 पास्ट पेपर है 2021, ये था जी मार्च 2020 का। इसके बाद है जी मार्च 2021 में सवाल है, कहता जी विद रेफरेंस टू IS1 आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कहता जी ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कोई 8 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, कहता जी आप हमें बताएं कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो हम कहते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 है बोथ फिशिंग फार्मिंग एंड ओशन फार्मिंग आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ले जनाब ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने IS 41 में कहा जी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है ये मैनेजमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है बायोलॉजिकल एसिड की, उसको मैनेजमेंट है, उसकी ग्रोथ। ठीक हो गया,
उसकी रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन जो है उसको, डीजनरेशन और रिप्रोडक्शन और उसकी ग्रोथ जो है उसको मैनेज करते हैं। उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। लेकिन ओशन फार्मिंग जो है ये आप बिल्कुल, उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आप उनका ख्याल रखें। वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में बढ़ रही होती है, ठीक, और उनको आप मैनेज भी कर रहे होते हैं। इसलिए ओशन फार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। सेकंड है जनाब, IS 41 डज नॉट अप्लाई टू द बेरर प्लांट, हाउएवर इट अप्लाइज ऑन प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन द बेरर प्लांट। बिल्कुल जनाब, हमने कहा जी बेरर प्लांट IS 16 में फॉल करेगा, IS 41 बेरर प्लांट्स पे फॉल नहीं करता। और हमने कहा जी ये बेरर प्लांट्स बिल्कुल एक लिविंग प्लांट है, लेकिन इसकी खासियत या इसका खासा जो एट्रीब्यूट है जो इसको डिस्टिंग्विश करती है वो ये है कि ये हर साल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो IS 41 में ही आ रही है, लेकिन ये खुद जो है, जैसे मैंगो प्लांट की, मैंगो ट्रीज की बात की, रबर प्लांट की बात की हमने, तो हमने कहा जी ग्रेप वाइन्स जो है उसकी बात की, तो आपने कहा ये जो है ये बेरर प्लांट्स हैं, ये हर साल आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रहे हैं, तो ये IS 16 में फॉल करेंगे। और साथ में हमने ये भी कहा कि बायोलॉजिकल एनिमल का कोई कॉन्सेप्ट IS 41 में नहीं, सिर्फ बेरर एनिमल का, सिर्फ बेरर प्लांट्स। इसके बाद आप तीसरी स्टेटमेंट है, अ बायोलॉजिकल एसेट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट ऑफ परचेज। तो हमने कहा नहीं जनाब, इट शुड बी इनिशियली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट्स नॉट परचेज इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर एक्सेप्शन है ये कि आप उसे कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप उसको फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे अप्लाई कर मेजर करते हैं। अ बायोलॉजिकल एसेट शुड सब्सिक्वेंटली बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, नहीं सिर्फ फेयर वैल्यू नहीं है, इट इज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। सो अगेन इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज इसमें मिसिंग क्या है, कॉस्ट टू सेल। इसके बाद जनाब, द गेन और लॉस ऑन सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट शुड बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल जनाब, अभी हमने सवाल में किया, प्रॉफिट एंड लॉस में ही लेके जाते हैं हम इसको, OCI में नहीं लेके जाते, मेन स्ट्रीम प्रॉफिट और लॉस में हम उसको रिपोर्ट करते हैं। जितना भी रीमेजरमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट पे हमारा गेन या लॉस है, इट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। Commission to broker as well as advertising cost would be classified as cost to sell when valuing agricultural produce on harvest. तो advertisement नहीं है, ठीक, it's not a cost to sell, so it's a false statement. हमारे पास जो cost to sell है उसमें हमने कहा जो commission paid to broker और any government lawyer and pays to regulators वगैरह ये ज़रूर है, लेकिन advertisement is not in commission cost. All government grants related to biological asset are accounted for अंडर IS 40 नहीं जी, IS 20 के मुताबिक हम इसको जो है ज़्यादातर करते हैं। कुछ ग्रांट्स हैं, ठीक, जैसे ओनली द ग्रांट्स जो कि बायोलॉजिकल एसेट से रिलेट करती हैं, ठीक, और हमने कहा जनाब और ऐसी ग्रांट जो कि बेरर प्लांट से है वो IS 41 के अंडर नहीं करेगी, वो 16 में चले जाएगी क्योंकि वो खुद 16 से है। Once wool is extracted from the sheep, subsequent processing of the wool into carpet is accounted for under IS 2. बिल्कुल जनाब, हमने कहा जब आप उसको डिटैच कर लेते हैं और लाइफ प्रोसेस सीज कर देते हैं तो फिर IS 41 की एप्लीकेशन भी सीज हो जाती है और वो नॉर्मली IS 2 इन्वेंट्री में फॉल करता है। तो ये जनाब बड़ा सादा सा सवाल, 8 नंबर का सवाल था और सिर्फ आपके से नॉलेज पूछा जा रहा था कि आपको IS 41 के बारे में आइडिया है, पढ़ के आए हैं आपके नहीं आए। तो एक दफ़ा आप जैसे ये जो लेक्चर है हमारे ये आप सुनते हैं, एक दफ़ा इसको किताब में से पढ़ लें, मेरे ख्याल में सफिशेंट है, इस पर और टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इतना ज़्यादा टाइम लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने बाकी सारी चीज़ें की होंगी तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स एन एसेट, इनिशियल मेजरमेंट इज़ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इज़ एज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, एनी मूवमेंट चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये इसके मेन क्लॉज। इसके अलावा इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जो चीज़ें हैं थ्योरेटिकल हैं, वो आपने इसको पढ़ लिया, एक दफ़ा हमने रिपीट भी कर लिया, पास पेपर भी कर लिया, तो मेरे ख्याल में इट्स सफिशिएंट इनफ। इस स्टैंडर्ड के ऊपर इतनी बातचीत काफ़ी है, क्योंकि ये इट्स हैज़ मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें से हर दफ़ा सवाल है, तो
आ भी गया तो मेरे ख्याल में बड़ा बेसिक लेवल। और ये जो सवाल मैंने अभी आपको कराया मार्च 2019 का, अगर आप इसको देख लें एक दफ़ा तो सारे पॉइंट्स जो हैं उसमें कवर हो जाते हैं। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2-3 शुरू वाले मैंने आपको कराए थे वही आप एक दफ़ा रिपीट कर लें, देन इट इज़ सफिशेंट इनफ। तो आप इसको काफ़ी है। लेकिन अब ये था हमारा IAS 41। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज़ ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड दैट इज़ IFRS 8 पे हम बात करेंगे। और IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग। तब तक के लिए जनाब इजाज़त दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।